दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ब्रेन को, स्पाइनल कोड को और नर्व, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। और ये डिसऑर्डर कई कारणों से हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिकल रीजन, इन्फेक्शन, इंजरी और एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स जो डिपेंड करते हैं वो स्पेसिफिक डिसऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। ये इंक्लूड करते हैं प्रॉब्लम और उसकी मूवमेंट, सेंसेशन, कंजेशन, बिहेवियर और मूड। आज के सेशन में हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे और पहला डिसऑर्डर है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो इफेक्ट करता है मेमोरी को, थिंकिंग को और बिहेवियर। और इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है डिमेंशिया, जो 60 से 80% केसेस में होता है। और ये धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ करता है और फिर ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस पैदा। अल्जाइमर डिजीज बिल्डअप होती है कैमोलॉइड प्लैक्स, जिसमें टाउ टैंगल्स डेवलप होते हैं ब्रेन के, यानी कि एबनॉर्मल प्रोटीन का डिपॉजिट होता है इंटरफेयर, कि ब्रेन की सेल्स के कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करता है। यानी कि अगर हम बात करें, एबनॉर्मल प्रोटीन का डिपॉजिट हो जाएगा ब्रेन, जिसके कारण ब्रेन की सेल्स डेड हो जाएंगी और ब्रेन श्रिंक हो जाएगा और वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। अगर इसके कारणों के बारे में बात करी जाए तो अल्जाइमर डिसऑर्डर ब्रेन सेल्स डैमेज होने के कारण होता है। प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। जेनेटिकल रीजंस के कारण हो सकता है। एपीओई जीन्स म्यूटेटेड होने के कारण ये डेवलप हो सकता है। लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्मोकिंग है, वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अल्जाइमर डिसऑर्डर को बढ़ाने के लिए। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, अल्जाइमर लिंक करता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से। ऐसी कंडीशन जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, तो वहां पे डेवलप हो सकती है अल्जाइमर डिसऑर्डर। सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो पेशेंट को मेमोरी लॉस हो सकता है, लैंग्वेज डिफिकल्टी आ सकती है, इम्पेयरमेंट जजमेंट यानी कि डिसीजन मेकिंग की स्किल्स डिक्लाइन हो, मूड चेंजेस हो जाएंगे, पेशेंट को मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन, ये कॉमन सिम्टम्स आपको अल्जाइमर डिसऑर्डर में देखने को मिलेंगे। डायग्नोज करने के लिए आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कोग्निटिव टेस्ट कर सकते हैं, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन टेस्ट, मोन्टेरल कंजक्टिव असेसमेंट कर सकते हैं। इमेजिंग स्कैन में आप पेशेंट की सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन करा सकते हैं, न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग करा सकते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो अल्जाइमर डिसऑर्डर जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण, एज फैक्टर के कारण, फैमिली हिस्ट्री के कारण, हेड इंजरी के कारण, स्ट्रोक के कारण, डायबिटीज के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण, स्मोकिंग के कारण और एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण। सिम्टम्स आपको इसमें मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, डिफिकल्ट विद कम्युनिकेशन, डिसोरिएंटेशन, मूड चेंजेस, पर्सनैलिटी चेंजेस, लॉस ऑफ इनिशिएटिव, डिफिकल्ट विद डेली एक्टिविटीज, विजुअल स्पैटियल प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, ये आपको देखने को मिलेंगे सिम्टम्स। डायग्नोसिस में आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट, ब्लड और यूरिन टेस्ट, न्यूरो इमेजिंग करा सकते हैं, एमआरआई, सीटी करा सकते हैं, न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं,
और मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में आपको पेशेंट को कंजेनाइटिव डिक्लाइन हो सकता है, इमोशनल डिस्टरबेंस हो सकती है, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, मल न्यूट्रिशन हो सकता है, इन्फेक्शंस, फॉल, वॉन्डरिंग, स्लिप डिस्टरबेंस, ये हो सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हम बात करें तो आप इसमें F1C3 S1L1A3 WEN1 S5 GE और BE को D200 में दे सकते हैं। ब्रह्मी, शंखपुष्पी और कीकर ड्रॉप को 30 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। जीरा सौंफ अजवाइन दिन में 30 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आप अल्जाइमर के पेशेंट पे प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 15 दिन में आपके सामने रिजल्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा पार्किंसन डिसीज। पार्किंसंस डिसऑर्डर एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें इफेक्ट होती है मूवमेंट। इसमें पेशेंट को ट्रिमर्स आते हैं हाथों में, और ट्रिमर्स नोटिसेबल हो सकते हैं जब पेशेंट रिलैक्स, यानी कि उसे कोई ग्रिप करने में, किसी भी चीज को पकड़ने में, कप को पकड़ने में, पानी पीने में, चलते टाइम भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। जहां पे हम बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, तो ये जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकता है। पार्किंसन डिसऑर्डर में जेनेटिकल कंपोनेंट्स के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे टॉक्सिन्स है, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, वो इंक्रीज कर सकती हैं रिस्क ऑफ पार्किंसंस डिसऑर्डर। जैसे कोई हैवी मेटल है, मैग्नीज है, लीड है, मर्करी है, वो एलिवेट कर सकता है इसके रिस्क। अदर फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो उम्र, एज एक इसका मेजर रिस्क फैक्टर है जो पार्किंसन डिसऑर्डर को डेवलप कर सकता है। पार्किंसंस डिसऑर्डर में आप सिम्टम्स देखने को क्या मिलते हैं? ट्रिमर्स मिल सकते हैं, आपने देखा होगा कि पेशेंट के हाथ कांप रहे हैं, मूवमेंट स्लो हो गई है, स्टिफनेस आपको मिल सकती है पेशेंट के हाथों में, पैरों में, ट्रंक में, पोस्टर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, पेशेंट को बैलेंस प्रॉब्लम रहेगी, डिफिकल्ट रहेगा पेशेंट को अपर राइट पोस्चर्स को मेंटेन करना। अगर इसके डायग्नोस की बात करी जाए तो इसमें आप मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट में आप एमआरआई, सीटी स्कैन करा सकते हैं, और मेडिकेशंस, जो करंट मेडिकेशंस खा रहा है उसके कोई साइड इफेक्ट्स के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात करी जाए तो पार्किंसंस के जो कारण है वो जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, हेड इंजरी, इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, स्ट्रोक, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स में आपको ट्रिमर्स, रेगिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिस, स्लो मूवमेंट, पोस्टल इंस्टेबिलिटी, डिफिकल्ट विद वॉकिंग, स्पीच चेंजेस, कोजेनाइटिव इंपेयरमेंट, मूड चेंजेस, फटीग और स्लीप डिस्टर्बेंस के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोज करने के लिए आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन करा सकते हैं, डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कैन 6 टेस्ट करा सकते हैं, स्कैन करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को इमोशनल डिस्टरबेंस, बिहेवियर प्रॉब्लम, फॉल्स, गिर सकता है, इन्फेक्शन, मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिस्टरबेंस, और पेशेंट को इन सारी चीजों के रिस्क बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप पार्किंसंस में क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो F1C1S3C1S1 S5L1A3YE को D30 में देंगे 5 बूंद हर 2 घंटे में। जीरा सौंफ अजवाइन की 40-40 बूंद दे सकते हैं, और लेफ्ट और राइट कंप्रेस का बाथ दे सकते हैं, और ऑयल की मसाज करा सकते हैं। मसल टोन और न्यूरो केयर ड्रॉप में इम्यू केयर ड्रॉप मिला के 40 बूंद दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रोक।
स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक जब होता है जब ब्लड क्लॉट्स ब्लॉक कर देते हैं ब्रेन की आर्टरी, जिसमें ब्रेन के टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण ब्रेन सेल डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है और न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पे दो मेन टाइप होते हैं स्ट्रोक के, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब ब्लड क्लॉट ब्लॉक करता है एक आर्टरी, और हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? जब ब्लड वेसल्स ब्रस्ट कर जाती हैं, रप्चर। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जहां पे उसको ट्रीटमेंट बहुत जल्दी और जरूरी होता है। स्ट्रोक इफेक्ट कर सकता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को, जिसके कारण उसके सिम्टम्स भी अलग अलग आ सकते हैं। सिम्टम्स में आपको देखने को मिल सकता है पेशेंट को वीकनेस, पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, डिफिकल्ट रहेगा बात करने में, लैंग्वेज को समझने में, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है और लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है। अगर इसके कॉजेस के बारे में बात करें तो पहली चीज है ब्लड क्लॉट्स। अगर ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स में बन जाएंगे तो ब्लॉकिंग हो जाएगी ब्लड फ्लो ब्रेन का, जिसे इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। रैप्चर्ड आर्टरी, आर्टरी जो है ब्रेन की, अगर वो रैप्चर कर जाए तो उसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है, जहां पे ब्लड लीक करेगा ब्रेन के टिश्यूज में, और ये हमेशा हाई ब्लड प्रेशर के कारण, एन्यूरिज्म के कारण और आर्टरियो वेनस मेलफॉर्मेशन के कारण ये प्रॉब्लम, या फिर किसी को ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई हो तो स्ट्रोक आ सकता है। ये कार एक्सीडेंट या गिरने के कारण या फोर्सफुल इंपैक्ट अगर किसी के हेड पे कोई चोट मारी जाए तब ये हो सकता है, और इसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए इसके सिम्टम्स की, तो स्ट्रोक के सिम्टम्स सडनली आते हैं विदाउट किसी वार्निंग। ये माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में वीकनेस और नमनेस, फेस, आर्म्स, लेग्स, या फिर वन साइड ऑफ द बॉडी। अदर सिम्टम्स में पेशेंट को बात करने में प्रॉब्लम आएगी, समझने में प्रॉब्लम आएगी, विजन प्रॉब्लम आ जाएगी, डिजीनेस और लॉस ऑफ बैलेंस। अगर हम बात करें सीवियरिटी ऑफ स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में, तो वो डिपेंड करते हैं कि वो ब्रेन के किस पार्ट को डैमेज किया है। ये माइनर हो सकते हैं, टेम्परेरी सिम्टम्स हो सकते हैं, जल्दी भी ठीक हो सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का भी कारण बन सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कारण की। स्ट्रोक, स्ट्रोक आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबिसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, एज फैक्टर या हार्ट डिजीज या ब्लड क्लॉट्स के कारण। अगर सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो इसमें सडन वीकनेस आती है, नमनेस आती है फेस में, आर्म्स में, लेग। पेशेंट को कंफ्यूजन रह सकता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग रह सकती है, विजन चेंज आ सकते हैं, ब्लड विजन और डबल विजन हो सकता है। पेशेंट को डिजीनेस और लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, खाने को निगलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस हो सकती है और पैरालिसिस हो सकती है। डायग्नोसिस में अगर आप बात करेंगे तो हम मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, पेशेंट का सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करा सकते हैं, कार्टियड कैरोटिड अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, स्पीच डिफिकल्टीज की प्रॉब्लम और स्वैलोइंग प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और सीजर हो सकता है। अगर किसी भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है तो आप F1C1S1A1L1 को D30 में 5 बूंद हर 2 घंटे में देंगे। ये ट्रीटमेंट आप पैरालिसिस के पेशेंट को दे सकते हैं, जहां पे 2 से 5 मिनट में, 10 मिनट में आपको फेशियल पैरालिसिस में, हेमीप्लेजिया में, पैराप्लेजिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके लिए आप जीरा सोफ अजवाइन देंगे, 20 ड्रॉप TDS, अर्जुन अलसी और कीकर ड्रॉप दे सकते हैं, 40 बूंद दिन में 3 बार।
तो वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। अब पैरालिसिस में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस आता है, हो गया आपके पास, पेशेंट 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे तक भी आपके पास आता है, अगर उसको ड्रिप ना लगाई गई हो, तो आप 2 से 5 मिनट, 10 मिनट तक उस पेशेंट पे रिजल्ट और रिकवरी ले सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। ये भी एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर हो चुका है। माइग्रेन एक टाइप का हेडेक होता है जिसके कारण सीवियर थ्रोमिंग पेन होता है और पल्सिंग सेंसेशन होती है। ये हेड के एक साइड में हो सकता है। इसमें साथ में आपको नोजिया, वोमिटिंग, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी ऑफ लाइट और साउंड से भी प्रॉब्लम होती है। ये पेन डेबिलिटिंग हो सकता है और ये इंटरफेयर कर सकता है रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज। माइग्रेन हफ्ते से लेके, घंटे से लेके दिनों तक रह सकता है, जिसमें कई फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, मौसम में बदलाव आ गया, कुछ खाना, कुछ फूड है जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके कारणों के बारे में, तो जेनेटिकल रीजंस के कारण, यदि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी माइग्रेन हो तो उसको होने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर हार्मोनल चेंजेस महिलाओं में, एस्ट्रोजन लेवल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और मोनोपोज के टाइम पे वो एलिवेट हो जाता है, फ्लैक्चुएट होता है, जिसके कारण पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो कोई पेशेंट स्ट्रेस, कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्लीप डेप्रिवेशन या फिर ब्राइट लाइट एक्सपोजर्स के कारण भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डाइटरी फैक्टर्स के बारे में बात करें, जैसे कुछ फूड हैं या ड्रिंक्स हैं, वो ट्रिगर कर सकते हैं माइग्रेन को, जिसमें जैसे किसी ने चीज खा लिया, रेड वाइन ले ली, चॉकलेट ले ली, या ऐसे फूड जिसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, तो वो ट्रिगर कर सकता है माइग्रेन के पेन। सिम्टम्स में अगर हम बात करें, तो पेशेंट को स्टार्टिंग में एक साइड में सिर में दर्द होगा, इंटरफेयर करेगा रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज को, नोजिया, वोमिटिंग और लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिविटी पेशेंट को हो जाएगी। माइग्रेन ओरा की बात करें, तो माइग्रेन एक ओरा है, ये वार्निंग साइन होता है माइग्रेन आने वाला है। यानी कि ओरा का सिम्टम्स है, जैसे विजुअल डिस्टरबेंस हो जाएगी पेशेंट को, फ्लैशिंग लाइट और ब्लाइंड स्पॉट आ जाएंगे, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाएगी हाथों और पैरों। अगर इसके डायग्नोस की बात की जाए, तो आप मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट से पूछ सकते हैं कि वो पहले किसी मेडिसिन तो नहीं खा रहा है, किसी और बीमारी से तो ग्रस्त नहीं है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में रिफ्लैक्स, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और सेंसरी परसेप्शंस कर सकते हैं आप। इमेजिंग टेस्ट में एमआरआई, सीटी स्कैन करा सकते हैं। और आप हेडेक डायरी, यानी कि माइग्रेन को डायग्नोज करने के लिए आप हेडेक डायरी को आप मेंटेन करा सकते हैं पेशेंट से, जिससे आपको पता चलेगा कि उसका दर्द का पैटर्न क्या है, ट्रिगर कैसे करता है और वो कितना सीवियर होता है। यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी उसका ट्रीटमेंट करने में। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट की, तो जेनेटिकल प्रिडिस्पोजिशन के कारण माइग्रेन पेन हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण, स्ट्रेस के कारण, सेंसरी स्टिमुलेशन यानी कि लाइट और साउंड्स के अगेंस्ट सेंसिटिविटी, कुछ फूड है उसके कारण, स्लीप डिस्टरबेंस के कारण, फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल फैक्टर और न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। वैसोडिलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स में अगर हम बात करें, तो पेशेंट को सीवियर हेडेक हो सकता है, यूनिलेटरल हो सकता है, पुलस्टेटिंग पेन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग और लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिविटी, साउंड्स के अगेंस्ट सेंसिटिविटी हो सकती है। ओरा सिम्टम्स में पेशेंट को विजुअल और सेंसरी, डिजीनेस, वर्टिगो, फटीग, मूड चेंजेस, नेक पेन और फोटोफोबिया हो सकता है। डायग्नोज में हम पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। हेडेक डायरी से आप कंफर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट्स में अगर हम बात करें, तो आपको माइग्रेन पेन में एस10, S11, F1, C3, L1, WE, A2
D6 में देना है। अगर D3 की डायरेक्ट ऑन टंग डालेंगे तो आपके पेशेंट को इंस्टेंट 2 से 3 मिनट में रिजल्ट। इसको D6 में दे सकते हैं। क्रोनिक है तो D30 D200 में अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आप लेके जा सकते हैं। वो उसकी अपोज। हेडेक या माइग्रेन जो डायरी है एपिसोड की, वो अगर आप बनवाएंगे पेशेंट से तो वहां पे आपको हेल्प कि आपको कौन से डाइल्यूशन में पेशेंट को मेडिसिन। इसके लिए न्यूरोकेयर ब्रह्मी और शंकुष्पी 40 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। और लेफ्ट कंप्रेस फोरहेड पर अप्लाई कर सकते हैं, गर्दन पर अप्लाई करा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे सीजर्स के नाम से जाना जाता है। और ये सीजर्स क्यों होते हैं? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन में होती है उसके कारण। ये एबनॉर्मल एक्टिविटी इफेक्ट कर सकती है पर्सन के बिहेवियर को, मूवमेंट को और सेंस को। एपिलेप्सी इफेक्ट कर सकता है किसी भी उम्र के पर्सन को। ये बच्चों में और ओल्डर एडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिल सकता है। और एपिलेप्सी एक क्रोनिक कंडीशन होती है जो कई सालों तक लंबा चलने वाला रोग है। इसके कारण कई हो सकते हैं। जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकता है। ये ब्रेन इंजरी, भाई किसी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई तब ये हो सकता है। स्ट्रोक के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, भाई ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाएं जिसके कारण एपिलेप्सी स्ट्रोक आ सकता है। ब्रेन ट्यूमर के कारण भी एपिलेप्सी हो सकता है। ये ट्यूमर इरिटेट करेगा ब्रेन को जिसके कारण पेशेंट को सीजर्स आ जाएंगे। सिम्टम्स में आपको देखने को मिल सकता है, कन्वल्सन मिल सकता है, स्टार्टिंग स्पेल मिल सकता है और कंफ्यूजन मिल सकता है। यानी कि हल्के मरोड़ से लेकर हिंसक झटके भी पेशेंट को आ सकते हैं। अनदर कॉमन सिम्टम्स में ब्लैंक स्टेयर या अनरिसेप्शननेस और सीजर्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सीजर्स कई लोगों में अलग तरीके से कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, जिसमें ये कुछ मिनटों से लेके कुछ सेकंड तक भी रह सकता है। और ये रूटीन की एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करता है। डायग्नोज करने के लिए आप इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करा सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट में आप एमआरआई सीटी स्कैन करा सकते हैं जहां पे एबनॉर्मलिटीज का पता चलेगा आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बात करी जाए तो एपिलेप्सी जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण होती है। हेड ट्रामा इन्फेक्शन के कारण, मेनिंजाइटिस के कारण, एंसेफेलोपैथीज के कारण हो सकती है। स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, बर्थ डिफेक्ट, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सीजर्स में जो सिम्टम्स मिलेंगे, जर्नाइड्स फीवर, फोकल फीवर, लॉस ऑफ मसल स्टिफनेस, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, मेमोरी लॉस, मूड चेंजेस, फटीग। डायग्नोज में अगर हम बात करें तो मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम करा सकते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को स्टेटिस एपिलेक्टिस हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है, कंजोनाइटिव इंपेयरमेंट, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियर प्रॉब्लम, सोशल आइसोलेशन। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो F1C1 S1C3 L1A2 S5 D30 में 5 बूंद हर 2 घंटे में, एपिलेप्सी ड्रॉप और न्यूरो केयर ड्रॉप को 30 बूंद दिन में 3 बार, जीरास ऑफ अजवाइन की 40-40 बूंद दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट है जिसको अभी सीजर अटैक आया है तो आप इस कॉम्बिनेशन की D3 की एक एक बूंद डायरेक्ट ऑन टंग डाल के आप विद इन 2 मिनट्स में रिजल्ट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस। यहाँ पे इम्यून सिस्टम अटैक करता है माइलिन शीट जो हमारी न्यूरॉन्स को कवर्ड करती है उसे। और जब वो डैमेज हो जाती है तो पेशेंट को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वीकनेस, फटीग, नमनेस, विजन प्रॉब्लम। अगर इसके बारे में बात करें, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो सकता है। जैसे किसी को वायरस के कारण या विटामिन डी का लेवल लो हो गया, स्मोकिंग कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिव नहीं है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोज के बारे में हम बात करेंगे तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं आप।
इमेजिंग टेस्ट में सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं पेशेंट का। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस करा सकते हैं, जिससे आपको एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चलेगा। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बात करेंगे तो इसके कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, वायरल इन्फेक्शन, विटामिन डी डेफिशिएंसी, जियोग्राफिक लोकेशन और फैमिली हिस्ट्री के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं विजन प्रॉब्लम, ब्लड और डबल विजन, मसल वीकनेस, फटीग, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन इश्यूज, कोजेनाइटिव इंपेयरमेंट, मसल मेमोरी लॉस, स्पीच डिफिकल्टी, नमनेस, टिंगलिंग, ब्लैडर, बावल प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है। डायग्नोज के लिए मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई और ईपी और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में बात करेंगे, पेशेंट डिसेबल हो जाता है, इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाती है, इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी और स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी भी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप S1A1 L1 F1 D30 में दे सकते हैं, अर्जुन अलसी पीपल दे सकते हैं 30 ड्रॉप TDS, जीरा सौंफ अजवाइन 30 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, राइट कंप्रेस अप्लाई करा सकते हैं और कार्डियो केयर ड्रॉप पेशेंट को दे सकते हैं। वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। सेरिब्रल पाल्सी एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जो इफेक्ट करता है मसल्स की मूवमेंट को और कोऑर्डिनेशन। सेरिब्रल पाल्सी ब्रेन डैमेज होने के कारण होता है। यह बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर द बर्थ बर्थ हो सकता है, जन्म के बाद हो सकता है। डैमेज इफेक्ट कर सकता है बॉडी के वन और मोर पार्ट को, जिसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, माइल्ड टू सीवियर आ सकते हैं। सेरिब्रल पाल्सी एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है जहां पे एक अर्ली इंटरवेंशन होता है। चिल्ड्रन जो सेरिब्रल पाल्सी के साथ डेवलप करते हैं, उनकी एबिलिटीज जो है लाइफ फुलफिलिंग की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें सेरिब्रल पाल्सी के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी से बेस्ट कोई विकल्प हो ही नहीं सकता साहब। एलोपैथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर इसके कारण में बात करें तो पेरिनेंटल फैक्टर्स, सेरिब्रल पाल्सी एक रिजल्ट है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। भाई अगर कोई फीमेल पेशेंट है, वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे प्री मैच्योर बर्थ हो गया, लो बर्थ वेट आ गया और इन्फेक्शन हो गया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो बच्चे को इफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। पेरिनेंटल फैक्टर्स में अगर हम बात करें, प्रॉब्लम हो गई पेशेंट को ड्यूरिंग द लेबर, डिलीवरी के टाइम पे, तो वो सेरिब्रल पाल्सी का कारण बन सकती है। या फिर ब्रेन, भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई ब्रेन में, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पोस्ट नेंटल फैक्टर्स में अगर हम बात करें, भाई किसी बच्चे को इन्फेक्शन हुआ, इंजरी हुई और स्ट्रोक हो गई वो बर्थ के बाद, तो सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। मेनिंजाइटिस, हेड इंजरी और स्ट्रोक इफेक्ट कर सकता है ब्रेन की डेवलपमेंट को। यानी कि ब्रेन की सेल्स की प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं होगी, तो बच्चे की ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, मोटर फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट का, मसल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, स्पीच और लैंग्वेज डिस्टर्ब हो जाएगी, भाई बच्चे को बोलने में समझने में दिक्कत रहेगी। कोजेनाइटिव डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन पावर वीक हो जाएगी। सेंसरी इशू हो सकते हैं पेशेंट को, सेंसरी इशू भाई सेंसिटिविटी टू टच, लाइट और साउंड या अदर डिफिकल्टी हो सकती है बच्चे को विजुअल परसेप्शन में, स्पैटियल अवेयरनेस में। ये चैलेंजेस आपको सेरिब्रल पाल्सी में देखने को मिलेंगे। और सेरिब्रल पाल्सी के डायग्नोज करने के लिए आपको फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन करा सकते हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों कारण है इसका प्री मैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बर्थ एस्पेक्सिया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जेनेटिकल म्यूटेशन, मैटरनल हेल्थ इश्यूज,
जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पेरिनेंटल एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स के कारण इफेक्ट हुआ हो। सिम्टम्स में आपको मसल वीकनेस मिल सकती है, स्पेस्टिसिटी, पुअर कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्ट वॉकिंग, स्टैंडिंग, स्पीच, लैंग्वेज डिले, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सीजर्स, विजन, हियरिंग प्रॉब्लम। डायग्नोज में अगर हम बात करें तो मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग टेस्ट, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट और असेसमेंट आप करा सकते हैं, ईईजी करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूट्रिशन फीडिंग इश्यू हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, मेंटल हेल्थ कंसर्न, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लिप डिस्टरबेंस हो सकती है, क्रोनिक पेन हो सकता है और पेशेंट को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर सेरिब्रल पाल्सी की बात करी जाए तो F1C1S1A1L1 WEN1 P2 G को D200 में आप देंगे 5 बूंद हर 2 घंटे में। न्यूरो केयर और कीकर ड्रॉप दे देंगे 20 बूंद दिन में 3 बार। और राइट और स्पाइन कंप्रेस का आप बात कराएंगे पेशेंट को और उसकी मसाज करा सकते। नेक्स्ट डिसऑर्डर हम बात करेंगे ओटिज्म स्पेक्ट्रम। ओटिज्म स्पेक्ट्रम ASD एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी डिसऑर्डर होता है जो इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन। यानी कि पेशेंट सोशली क्यूजेस, नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द सोशल सिचुएशंस को समझने में प्रॉब्लम आएगी। अगर बात की जाए इसके कारणों की तो जेनेटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, भाई पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड्स है, कुछ इन्फेक्शन है जो रिस्क पैदा कर सकते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा सोशल कम्युनिकेशन, भाई ऑटिज्म वाला स्ट्रगल करेगा भाई सोशल क्यूज को समझने में, वो जो कन्वर्सेशन है मेंटेन, जो आई कांटेक्ट है उसके लिए चैलेंज रहेगा। वो कहते हैं ना आंख से आंख मिला के बात करने में भी प्रॉब्लम होती है। रिपीटेटिव बिहेवियर रहेगा, ऑटिज्म की जो रिपीटेटिव बिहेवियर की एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को वो बार बार करता रहेगा। सेंसरी सेंसिटिविटी, पेशेंट को हाईली सेंसिटिविटी सेंसरी इनपुट होता है जिससे वो साउंड, टेक्सचर और लाइट के अगेंस्ट उसको प्रॉब्लम आती है। पेशेंट को डेवलपमेंट जो होगी वो डिले होगी, जैसे बोलना, लैंग्वेज की डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट वो डिले हो जाए, मूवमेंट्स में भी प्रॉब्लम। डायग्नोसिस में आप पेशेंट का मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 करा सकते हैं मल्टीपल डिस्पेंसरी अप्रोच के लिए। आप उसको साइकेट्रिक या काउंसलिंग के थ्रू उससे बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके कॉजेस के बारे में तो एनवायरमेंटल फैक्टर, पेरिनेंटल एक्सपोजर, न्यूरो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शंस के कारण, फैमिली हिस्ट्री के कारण, प्री मैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है, सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टी हो सकती है, रिपीटेटिव बिहेवियर हो सकता है, डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट को सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हो जाएंगे। डायग्नोसिस में पेशेंट को डेवलपमेंट ऑफ स्क्रीनिंग, कॉम्प्रेसिव डायग्नोस्टिक में ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज, फिजिकल असेसमेंट में अगर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें हम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी, लैंग्वेज डिफिकल्टी हो जाएगी, सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, इमोशनल रेगुलेशन इश्यू हो जाएंगे, सेंसरी प्रोसेस डिफिकल्टी हो जाएगी, मोटर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगी और नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्टर्बेंस में आप F1C3S5L1A3Y को D30 में देंगे, मसल टोन और कीकर लेफ्ट राइट अप्लाई करेंगे या बात देंगे पेशेंट को, वहां पे आपको विद इन 15 डेज रिजल्ट मिलने स्टार्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जिसे इंटेंशन हाइपर एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। ये इफेक्ट करता है बहुत कम लोगों को, लेकिन कॉमन सिम्टम्स में शामिल है कंप्लीटिंग टास्क, फोकस, डिफिकल्टी इन फोकस,
काम करने में दिक्कत होगी, बिहेवियर को कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। अगर इसके कारण के बारे में बात की जाए तो जेनेटिकल रीजन के कारण हो सकता है, प्री मैच्योर बर्थ के कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है। सिम्टम्स में इन अटेंशन, यानी कि पेशेंट का फोकस नहीं रहेगा, अटेंशन नहीं रहेगा, अलर्ट नहीं रहेगा। हाइपर एक्टिविटी हो जाएंगी, जैसे बात करना, रूटीन में एक ही बात को 4 बार बोलना, डिफिकल्ट इन सीटिंग स्टिल हो जाएगी, एक जगह नहीं बैठ सकता है, चुप नहीं बैठ सकता है। इम्पल्सिटी हो जाएगी, यानी कि बिना थिंकिंग और फाल वो कंसिडर कॉन्सियसनेस एक्शन करेगा, वो ये ऐसे एक्टिविटीज आपको शो करेगा कि जो हो ही नहीं रही। इमोशनल डिसरेगुलेशंस में पेशेंट का मूड स्विंग हो जाएगा, कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी खुश हो जाएगा, कभी हंसेगा। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके डायग्नोसिस में हम जाएं तो मेडिकल एवल्यूशन, बिहेवियर असेसमेंट आप कर सकते हैं। और इसके अलावा और कंडीशंस जो है, लर्निंग डिसेबिलिटी, एंजाइटी डिसऑर्डर और स्लीप डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन आप पेशेंट से पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, तो सबसे पहले तो इसके कोजेज हैं जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण, ये होती है ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस। एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, प्रीमेच्योर बर्थ के कारण, लो बर्थ वेट के कारण, हिस्ट्री, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्रेन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में डिस्टरबेंस होने के कारण पेशेंट को सिम्टम्स मिल सकते हैं इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिटी, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिफिकल्ट भाई फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम रहेगी, रेस्टलेसनेस महसूस करना, फिटगैचिंग महसूस करना, या इमोशनल रेगुलेशंस डिफिकल्टीज हो जाएंगी पेशेंट को। डायग्नोसिस में मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, कॉर्नर रेटिंग स्केल टेस्ट करा सकते हैं, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो F1C3S1D30 में आप इसको दे सकते हैं, न्यूरोकेयर, ब्रह्मी शंखपुष्पी आप दे सकते हैं, और कीकर ड्रॉप आप इसको दे सकते हैं, जहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।